2024 के चुनाव से पहले टाइम्स नाउ ने एक ओपिनियन पोल किया है जिसमें बिहार में जो अभी सत्ता चला रहे हैं नीतीश कुमार और लालू यादव को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी प्लस यानी कि एनडीए को पूरे देश भर में 44% से ज्यादा वोट शेयर मिल रहा है और वो 308 से लेकर 328 सीट तक जीत सकती है, जबकि जो इंडिया गठबंधन है उसको लगभग 39% से ज्यादा वोट मिल रहा है और वो अलग अलग पार्टियों का उसमें अगर हम बात करें तो कांग्रेस को 52 से लेके 72 सीट तक मिल सकती है, डीएमके को 20 से ज्यादा सीट मिल सकती है, केजरीवाल को 4 से 7 सीट मिल सकता है यानी आम आदमी पार्टी को, और तृणमूल कांग्रेस जो कि ममता बनर्जी की पार्टी है उनको 20 से 24 सीट मिल सकती है। लेकिन हम लोग बात करते हैं कि बिहार में किस पार्टी को कितनी सीट मिलेगी। बिहार में एनडीए यानी कि बीजेपी और उनके सहयोगी दलों को 20 से लेके 24 सीट तक मिल सकती है। ये टाइम्स नाउ के ओपिनियन पोल में निकल के आया है। ये टाइम्स नाउ के जो भी सर्वे करने वाले लोग हैं अलग अलग जगहों पे जाके लोगों से बात करके उनका फीडबैक लेके तब आंकड़ों के जरिए उन्होंने निकाला है। राजद और जदयू को केवल 15 से 17 सीट ही मिल सकती है। ये एक बड़ा झटका अगर कहें कि नीतीश कुमार और लालू यादव के लिए इस ओपिनियन पोल में तो कम से कम दिख रहा है। जबकि अगर बात करें पड़ोसी राज्य झारखंड में जहां पे 14 सीट है वहां पे 13 सीट तक बीजेपी जीत सकती है। यानी कि जातीय जनगणना और इतना सारा कुछ करने के बावजूद भी नीतीश कुमार कहीं ना कहीं पिछड़ते नजर आ रहे हैं। हालांकि अगर नीतीश कुमार कहीं पिछड़ रहे हैं तो मुझे कोई ज्यादा हैरानी नहीं होगी, क्योंकि जो जमीन पे जो समीकरण है वो कुछ और ही नजर आ रहे हैं। वैसे भी जो चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर रहे हैं उन्होंने भी कहा है कि नीतीश कुमार की पार्टी 5 से ज्यादा लोकसभा सीट नहीं जीत सकती है। तो एक तो ये बात हो गई। तो ये टाइम्स नाउ का ओपिनियन पोल में निकल के सामने आया है। इसमें यह भी पूछा गया कि आखिर भाजपा की कौन सी ऐसी रणनीति है जिसके या फिर कौन सी ऐसी नीति है जिससे आप लोग भाजपा को समर्थन देने जा रहे हैं। जिन भी लोगों से ये बात किया गया था उनमें से सबसे पहले जो निकल के आया विदेश नीति पे लोगों ने कहा कि G20 जिस तरीके से मोदी जी ने करवाया है या विदेशों में जैसे अब पहले के मुकाबले इंडिया का डंका बज रहा है, विदेशों में भारत के जो दुश्मन है वो अचानक मारे जा रहे हैं। कोई किसी को निपटा दे रहा है, कोई अज्ञात हमलावर गोली मार दे रहा है, कोई हॉस्पिटल में कोई किसी को जहर दे रहा है। तो विदेश नीति से बहुत सारे लोग प्रभावित हैं। दूसरा राष्ट्रवाद का मुद्दा है। राष्ट्रवाद का मुद्दा जिस तरीके से नरेंद्र मोदी के शासनकाल में आगे आया है उससे भी जो मतदाता है, जो वोटर है वो प्रभावित हुआ है। तीसरा हिंदुत्व का मुद्दा। हिंदुत्व का मुद्दा बीजेपी का कोर मुद्दा रहा है। इस मुद्दे पर भी बीजेपी को बहुत सारे लोग समर्थन देते आए हैं। वो मुद्दा भी इन ओपिनियन पोल में खुल के सामने आया है। इसके बाद राम मंदिर वाला मुद्दा है। उसके बाद काशी विश्वनाथ में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जिस तरीके से बना है, यानी कि मंदिरों का और जो धर्म के प्रति जिस तरीके से ये सरकार काम कर रही है उससे भी वोटरों के अंदर एकजुटता ज्यादा दिखी है। बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि अरे ऐसे ही फर्जी ओपिनियन पोल होते रहते हैं, फर्जी एग्जिट पोल होते रहते हैं, लेकिन अभी के हाल के चुनाव में जो कि अभी 10 दिन पहले ही बीते हैं उनमें जो ओपिनियन पोल आए थे ज्यादातर ओपिनियन पोल सही थे। ज्यादातर ओपिनियन पोल में ये कहा गया था कि राजस्थान में बीजेपी सरकार में आएगी, मध्य प्रदेश में कांटे की टक्कर है और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार बनाएगी, तेलंगाना में कांग्रेस सरकार बनाएगी। तो तेलंगाना में कांग्रेस ने सरकार बनाया, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बहुत नैरो मार्जिन से हारी है, 2% के वोट के अंतर से हारी है। राजस्थान में भी बहुत ज्यादा सीट बीजेपी को नहीं आई। यहाँ पे मध्य प्रदेश में थोड़ा बदलाव इसलिए हुआ क्योंकि जो शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना चलाया था, इसके चलते महिलाओं ने जम के वोट शिवराज सिंह चौहान की तरफ किया। इसकी वजह से मध्य प्रदेश के चुनाव के नतीजे प्रभावित हुए। तो हम किसी भी ओपिनियन पोल को नकार नहीं सकते हैं। आज की डेट में कोई भी अगर संस्था कोई ओपिनियन पोल करती है या फिर कोई भी संस्था अगर एग्जिट पोल करती है उसको पहले लोग कहते थे अरे यार ये तो इसका एजेंट है, ये तो कांग्रेसी है, ये तो भाजपाई दलाल है। लोग एकदम सामान्यतः ये बात कहते हैं कि अगर किसी ने कांग्रेस को बढ़ा दिया किसी भी ओपिनियन पोल ने
तो उसको लोग कहेंगे अरे ये कांग्रेसी दलाल है, इसको कांग्रेसियों ने पैसा दिया होगा। किसी ने भाजपा को ज्यादा दिखा दिया तो लोग कहेंगे कि अरे इसको तो भाजपाइयों ने पैसा दिया है, ये भाजपाई है। लेकिन फैक्ट अब ये है कि ओपिनियन पोल में जनता की बात अब दर्ज हो रही है। पहले लोग खुल के नहीं बोलते थे, किसी भी जाति के लोग होते थे वो खुल के नहीं कहते थे कि मैं इस जाति को वोट दे रहा हूं या इस नेता को मैं समर्थन दे रहा हूं। अब लोग पहले के मुकाबले ज्यादा बोलते हैं, जिससे कुछ ना कुछ हद तक एक बात ये पता लग रही है कि किस पार्टी को किसने समर्थन किया है। इसके अलावा जो कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लिए जो दिक्कत वाली बात हुई वो ये है कि अभी तक कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की नीतियों में लोग ये मानते हैं कि मुस्लिमों की तरफ ज्यादा झुकाव है। अब देखिए ये अपने अपने नजरिए हैं कि मुस्लिमों की तरफ झुकाव है या नहीं है, ये जनता तय करती है, हम नहीं तय करने वाले हैं। लेकिन हाँ, जिस तरीके से एक तरफ दिखता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार हो या फिर जो भाजपा है वो सीधे सीधे मुसलमानों को ना तो टिकट देती है चुनाव में लड़ने के लिए, ना ही अभी तो मंत्री भी नहीं है शायद कोई, अभी मुसलमान मंत्री भी नहीं है केंद्र सरकार की भी अगर हम लोग बात करें तो। लेकिन खैर इसमें कांग्रेस भी अभी पीछे नहीं है। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनी है, अभी तक किसी मुस्लिम मंत्री ने शपथ नहीं लिया है, किसी मुस्लिम को अभी मंत्री नहीं बनाया गया है। तो कांग्रेस और जो बाकी दल हैं, अब ये लोग क्या धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं और जिससे उनकी तरफ एक ये दाग लगता है कि भैया ये मुस्लिमों की बात ज्यादा करते हैं। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर नरेंद्र मोदी की तरफ बाकी जो वोटर हैं उनके झुकाव में रह रहा है। तो कुल मिला के विदेश नीति जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने सभी देशों को एक तरीके से G20 के मंच पे लेके और काम किया, वो हो गया राष्ट्रवाद, हिंदुत्व, मजबूत निर्णय। अब आप लोग देखिए पाकिस्तान में भारत के जो मोस्ट वांटेड आतंकवादी थे वो मारे जा रहे हैं, जो खालिस्तान मूवमेंट से जुड़े हुए आतंकवादी थे या जो ऐसे लोग थे जो भारत को तोड़ने का प्रयास कर सकते हैं या कर रहे थे, वो अचानक से कोई इंग्लैंड में मारा जा रहा है, कोई अमेरिका में कनाडा में मारा जा रहा है। इन सब चीजों से जनता के मस्तिष्क पे असर पड़ता है। यहाँ पे अब देखिए जो विपक्ष के नेता हैं वो लगातार ये बात कहते हैं अरे ऐसा कुछ नहीं होता है। पहले के मुकाबले अब ज्यादा इन बातों से प्रभाव पड़ता है जनता के मन में। अच्छा, रही सही कसर तो अब ये जो 3 राज्यों में जिस तरीके से मुख्यमंत्री का चुनाव हुआ है, आप समझिए कि एक तो आदिवासी, छत्तीसगढ़ में आदिवासी वोटों को मतलब मुख्यमंत्री बनाया, तो वहां से आदिवासी वोटर को, मध्य प्रदेश में आदिवासियों की संख्या काफी अच्छी खासी है, आपको राजस्थान में है, गुजरात में है, छत्तीसगढ़ में है ही है, झारखंड में है, तो आदिवासी वोटरों को उन्होंने टारगेट किया। एक यादव को मुख्यमंत्री बना के कहीं ना कहीं यूपी और बिहार के भी यादवों को संदेश देने की कोशिश भाजपा ने और आरएसएस ने ये कर दिया है कि आप लोग एक ही परिवार के पीछे मत खड़े हो। मैं आप लोग का दुश्मन नहीं हूं, भाजपा यादवों की दुश्मन नहीं है, आरएसएस यादवों की दुश्मन नहीं है। अगर कोई यादव अच्छा होगा, मेहनत करेगा, सीटें लेके आएगा, अच्छा उसका काम रहेगा, तो यादव को भी मुख्यमंत्री बना सकती है।